हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 10 उद्योग पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2026-27 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। यूट्यूब पर जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो सीरीज चल रहा है, उसका सारा कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएगा। एक और इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक ऑनलाइन बैच शुरू किया जा रहा है 15 अप्रैल 2026 से, जो कि सीजीपीएससी प्री और व्यापम को टारगेट करते हुए ये क्लास चलाया जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट इस बैच में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो गूगल प्ले स्टोर में जा करके छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप को सर्च करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैसे इस क्लास से रिलेटेड एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो यूट्यूब पर पहले ही अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इस क्लास से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी ज़्यादा आपको इंक्वायरी करना है या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9109340480 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 10 उद्योग। उद्योग के अंतर्गत हमारा निर्माण भी आता है, विनिर्माण भी आता है, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, ये हम देख चुके हैं। पहले आपके अध्याय 3 राजकीय आय में हम देख चुके हैं क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रक्षेत्र आते हैं, ये हम सारा कवर कर चुके हैं। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, ये सारा कुछ आता है। तो इस उद्योग में बताया गया है विनिर्माण का जीएसडीपी में भागीदारी। ठीक है, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2025-26 में रहा स्थिर कीमतों पर 61,40,123 लाख रुपए का। और इस 61,40,123 रुपए के साथ छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की भागीदारी स्थिर कीमतों पर अनुमानित रही 18.86%। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थिर कीमतों पर विनिर्माण का छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भागीदारी अनुमानित है, तो ये अनुमानित है 18.86%। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारे प्रदेश में कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां किस किस वर्ष लागू हुई, जिसमें से हमारे लिए मुख्य है अभी जो वर्तमान में औद्योगिक नीति चल रही है, और दूसरा महिला उद्यमिता नीति। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाई चांस कभी से पूछा कि जब से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब से लेकर के अब तक कौन कौन सी और किस प्रकार की औद्योगिक नीति हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुई, तो उसका एक ईयर याद रख लेना। एक है आपका ऑटोमोटिव नीति, जो कि 2012 से 17 के मध्य लागू हुआ। दूसरा है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, जो कि 2012 से 2019 के मध्य लागू किया गया था। ग्रामोद्योग नीति, जो कि 2016 से 2021 के मध्य लागू किया गया था। सौर ऊर्जा नीति, जो कि 2017 से 2027 तक 10 साल के लिए यह नीति लागू की गई है। नवीनीकरण ऊर्जा नीति 2002 में लागू हुई थी, उसी का नवीनतम स्वरूप लाया गया है आपका सौर ऊर्जा नीति, जो कि 2017 से लागू किया गया है। 2027 तक 10 साल के लिए ये हमारे प्रदेश में लागू है। उसके बाद है लॉजिस्टिक नीति, जो कि 2018 से 2023 तक लागू किया गया था। ठीक है, प्रदेश का यह पहला लॉजिस्टिक नीति था। महिला उद्यमिता नीति, जो कि 2023 से 2028 तक हमारे प्रदेश में लागू है, प्रदेश की पहली महिला उद्यमिता नीति। और उसके बाद नेक्स्ट है औद्योगिक नीति। हमारे प्रदेश में अभी 2024 से 2030 तक नवीनतम औद्योगिक नीति लागू है। ये हमारे प्रदेश की 6वीं औद्योगिक नीति है। ठीक है, ये क्रमांक को याद रखना। अब तक हमारे प्रदेश में 6 औद्योगिक नीतियां लागू की गई है। तो ये हम इस 6वीं औद्योगिक नीति को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसका डिटेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल बहुत से एग्जाम में इस औद्योगिक नीति से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2025 के एग्जाम में सबसे पहला चीज तो यही कि हमारे प्रदेश में जो आपका औद्योगिक नीति है ये कब से कब तक लागू है। एक तो ईयर पूछेगा,
तो 2024 से लेकर के 2030 तक हमारे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति लागू है। और वर्तमान में हमारे प्रदेश में कौन सी औद्योगिक नीति चल रही है? तो 6वें नंबर की औद्योगिक नीति वर्तमान में हमारे प्रदेश में चल रही है। दूसरा क्वेश्चन इसके डेट से आता है कि ये जो औद्योगिक नीति है ये कब से कब तक लागू है? ये औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू किया गया है। ठीक, 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए यह औद्योगिक नीति लागू है। इस डेट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल। ठीक है, 6वीं औद्योगिक नीति कब से कब तक के लिए लागू किया गया है? तो 1 नवंबर 2024 से लेकर के 31 मार्च 2030 तक। ये जो आपका औद्योगिक नीति है इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया 14 नवंबर 2024 को, विमोचन किया गया मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। इस औद्योगिक नीति का लक्ष्य है समग्र औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन, अग्रणी औद्योगिक राज्य की परिकल्पना, इसका लक्ष्य रखा गया है। उद्देश्य, औद्योगिक दृष्टि से प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र की पहचान कर उन जिलों एवं विकास खंडों में अधिकतम आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के माध्यम से अधोसंरचनात्मक व्यवस्था, प्रोत्साहन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसमें बोला जा रहा है प्रदेश के जो पिछड़े क्षेत्र है, ठीक है, पिछड़े क्षेत्र की पहचान कर उन जिले एवं विकास खंडों में, अभी तक जो है जैसे हमारे प्रदेश में जो डेवलप्ड आपके जिले हैं वो है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, इंडस्ट्रियल वाइज भी काफ़ी डेवलप्ड है। लेकिन इस औद्योगिक नीति में पिछड़े क्षेत्र की पहचान कर उन जिले एवं विकास खंडों का अधिकतम आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के माध्यम से अधोसंरचनात्मक व्यवस्था करना इस नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, नेक्स्ट है उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये जो उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसका जो संकल्पना है ये लाया गया था पिछले साल के बजट में, 2025-26 के बजट में ये प्रस्ताव रखा गया था उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। ये है क्या? राज्य के कोरबा, बिलासपुर, रायपुर में सेंट्रल इंडिया की उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जिसके तहत इन तीनों शहरों में ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी, सड़कों की सुविधा, पानी, बिजली, उद्योग लगाने के लिए जमीन मुहैया करवाने पर जोर दिया जाएगा। इस हेतु राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास निगम एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के माध्यम से अनुबंध कर संभावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यथा कोरबा बिलासपुर रायपुर नागपुर अथवा कोरबा बिलासपुर रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास हेतु सहायता ली जाएगी। अब देखो, अगर देखा जाए उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने शहर को शामिल किया गया है पूछा जाए, कोरबा, बिलासपुर और रायपुर, इसमें दुर्ग शामिल नहीं है। और हमारा छत्तीसगढ़ है उसके सबसे नज़दीकी अगर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल जोन देखा जाए तो वो एक है नागपुर और दूसरा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से तो आप परिचित है, हमारे यहाँ का लौह अयस्क भी विशाखापट्टनम के थ्रू जापान एक्सपोर्ट होता है। तो जो आपका कॉरिडोर बनाया जा रहा है यानी कि एक उन्नत कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। अगर हमारे यहाँ कोई आपके उद्योग है जो स्टील इंडस्ट्री है, स्टील अगर हम बनाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन और अन्य बड़े शहरों के साथ उसकी कनेक्टिविटी भी जरूरी है। तो एयर कनेक्टिविटी दिया जाएगा, सड़क मार्ग मुहैया कराया जाएगा, रेल मार्ग मुहैया कराया जाएगा, ये व्यवस्था होनी जरूरी है। इसलिए एक उन्नत कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है जो कि कोरबा बिलासपुर रायपुर को नागपुर से, कोरबा बिलासपुर रायपुर को विशाखापट्टनम से कनेक्ट करेगा। 3 शहर शामिल है, इसे अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 6वीं औद्योगिक नीति 2024-2030 मुख्य बिंदु। इसको बहुत लोग देखिए, पिछले ये जो आपका औद्योगिक नीति जब लागू हुआ था ना, तो पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में भी मैंने इसे शामिल किया था, लेकिन बहुत लोग इसको पढ़ करके नहीं गए थे। और पिछले साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया था कथन आधारित। ठीक है, अब छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे, थोड़े से घुमा करके कथन आधारित लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये जो आपका 6वीं औद्योगिक नीति हमारे प्रदेश में लागू है 2024 से 2030 तक। अब यहां ध्यान देना, राज्य में अब तक 5 औद्योगिक नीतियां इससे पहले लागू हो चुकी है, जो कि क्रमशः 2001 से 2006। ठीक है, यह औद्योगिक नीति 31 अक्टूबर 2006 मूलतः निर्धारित तिथि से पूर्व दिनांक
31 अक्टूबर 2004 को समाप्त हो गई थी। अब देखो, कथन आधारित प्रश्न पूछ सकता है कि हमारे प्रदेश में निम्न, मतलब सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, हमारे प्रदेश में अब तक लागू निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक नीति अपने निर्धारित समय से पूर्व ही समाप्त हो गई थी। तो कौन सी पहली औद्योगिक नीति जो थी वही समाप्त हो गई थी। इसका डेट डिसाइड था 31 अक्टूबर 2006, जो कि 31 अक्टूबर 2004 को ही समाप्त कर दिया गया था। दूसरा 2004 से 2009, 2009 से 2014, 2014 से 2019, 2019 से 2024 और नया आ गया है 2024 से 2030। ठीक है, ईयर थोड़ा सा याद रखना क्लासिफाई करके। पहला जो है 1 से 6, देखिए जो आपका औद्योगिक नीति है वो जनरली 5 साल के लिए लागू किया जाता है, लेकिन ये 5 साल से पूर्व ही समाप्त हो गया था 4 में। तो 1 से 6 था, 4 में समाप्त हो गया। फिर 4 से 9 5 साल के लिए, 9 से 14 5 साल के लिए, 14 से 19 5 साल के लिए, 19 से 24 5 साल के लिए। अब ये है 24 से 30। देखो यहाँ से 24 से 30 अगर काउंट करेंगे तो 24 25 26 27 28 29 30 6 साल दिख रहा है, लेकिन वो 6 साल नहीं है। एक्चुअली में वो 1 नवंबर को आपका लागू हुआ था। 1 नवंबर लगभग पूरा ईयर एंड था। जनरली जो औद्योगिक नीति है ना, वो या तो फाइनेंशियल ईयर से शुरू होता है या तो फिर आपके नवंबर के मंथ से शुरू होता है। तो ये जो आपका औद्योगिक नीति है 1 नवंबर से शुरू हुआ, इसलिए 2024 से 2030 तक के लिए लागू है। ठीक है, अब देखो राज्य में वर्तमान में 56 औद्योगिक क्षेत्र, ये डाटा याद रखना, जो औद्योगिक नीति लागू की गई थी और जो उसका एक राजपत्र में प्रकाशन हुआ था और औद्योगिक नीति के बारे में सारा डाटा बताया गया था। तो ये जो आपकी 6वीं औद्योगिक नीति में बताया गया कि राज्य में वर्तमान में 56 औद्योगिक क्षेत्र नवंबर 2024 तक की स्थिति में स्थापित है। औद्योगिक नीति 2024-30 के अनुसार प्रदेश में वर्तमान औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के विकास खंडों को, यहां ध्यान देना, प्रदेश के विकास खंडों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। समूह 1 के अंतर्गत 10, समूह 2 के अंतर्गत 61 और समूह 3 के अंतर्गत 75 विकास खंड। इसमें आपसे देखिए, जैसे कथन आधारित अगर प्रश्न आया औद्योगिक नीति से रिलेटेड, तो उसमें एक स्टेटमेंट दे देगा कि नवीनतम औद्योगिक नीति या 6वीं औद्योगिक नीति में प्रदेश के विकास खंडों को और वर्तमान आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के विकास खंडों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये कथन क्या होगा? ये कथन गलत होगा। देखो इस पूरे के पूरे अभी हमको 10 से 12 पॉइंट पढ़ना है, उस 10 से 12 पॉइंट में अलग अलग कथन बन सकता है और कथन आधारित प्रश्न पूछा भी गया है। आगे आपको बताऊं कैसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको अच्छे से करना। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्यमों को सामान्य उद्यम, थ्रस्ट सेक्टर उद्यम, कोर सेक्टर उद्यम, अपात्र उद्यम, विशिष्ट श्रेणी उद्यम के वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। टोटल कितने हैं? एक है सामान्य उद्यम, दूसरा थ्रस्ट सेक्टर, तीसरा कोर सेक्टर, चौथा अपात्र, पांचवा विशिष्ट श्रेणी उद्यम। पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एक स्टेटमेंट आया था, एक तो पहला निम्न 6वीं औद्योगिक नीति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, या कौन सा कथन सत्य है। आप जाकर सर्च करेंगे, मेरे हिसाब से या तो पीएससी में आया था या तो उससे पहले बाला दीक्षक के एग्जाम में आया था, किसी एक एग्जाम में आया था। उसमें जो है एक तो पहले दे दिया कि जो 6वीं औद्योगिक नीति है ये इस तारीख से इस तारीख तक हमारे प्रदेश में लागू है। ठीक है, 1 नवंबर 2024 से लेकर के आपका 31 मार्च 2030 तक हमारे प्रदेश में 6वीं औद्योगिक नीति लागू है। दूसरा कथन दिया था कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्यमों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए कौन कौन सा है? सामान्य उद्यम, थ्रस्ट सेक्टर उद्यम, कोर सेक्टर उद्यम, अपात्र उद्यम, विशिष्ट श्रेणी उद्यम। तो ये 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ये कथन आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों जिनमें पैरामिलिट्री भी शामिल है को जमीन, बिजली, पानी सुविधाओं में छूट प्रदान किया जाएगा अगर वो कोई उद्यम या कोई इंडस्ट्री स्थापित करते हैं। कौन कौन से वर्ग को लाभ मिल रहा है? एसटी, एससी, महिला,
आपके रिटायर्ड जो अग्निवीर सैनिक रहेंगे, भूतपूर्व जो सैनिक थे जिसमें पैरामिलिट्री भी शामिल है, उन्हें जो है अगर वो उद्यम स्थापित करते हैं तो उन्हें जमीन, बिजली, पानी की सुविधाओं में छूट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा नक्सल प्रभावित कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमी भी नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे। उन्हें भी उद्योग लगाने के लिए कई सुविधाओं में छूट मिलेगा। तो किन्हें छूट मिल रहा है, क्या छूट मिल रहा है, इसको भी एक नजर में याद रखना। राज्य के प्रशिक्षित लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए का ट्रेनिंग फंड देने का नियम बनाया गया है। ठीक है, जो प्रशिक्षित लोग हैं, जो ऑलरेडी जो है काफी शिक्षित, प्रशिक्षित, ट्रेंड है, उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए का ट्रेनिंग फंड यह भी बनाया गया है इस औद्योगिक नीति में। नई औद्योगिक विकास नीति में कोर सेक्टर उत्पाद जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत एवं एल्युमिनियम, कोर सेक्टर उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिस पर किसी देश या किसी राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार के बहुत से उद्योग स्थापित है, लेकिन ऐसे उद्योग जिस पे पूरे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, ठीक है, जिससे सरकार को बहुत ज्यादा इनकम होता है, पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, उन उद्योगों को कोर उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, भिलाई स्टील प्लांट, सीमेंट कारखाने, पूरा का पूरा बलौदा बाजार में पूरे सीमेंट फैक्ट्री है, रायपुर में सीमेंट फैक्ट्रियां है, ताप विद्युत संयंत्र, कोयले का भंडारण कोरबा में सर्वाधिक है और सबसे ज्यादा हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज्यादा ताप विद्युत संयंत्र अगर देखा जाएगा कोरबा में, आपका कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र पूरे के पूरे। एनटीपीसी, 3 एनटीपीसी भी है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो और एक है आपका एल्युमिनियम, बाल्को। ठीक है, तो ये आपके स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत, एल्युमिनियम, ये कोर सेक्टर है हमारे छत्तीसगढ़ के। एक साल का प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्यम छत्तीसगढ़ के कोर सेक्टर श्रेणी में शामिल नहीं है, तो याद रखना उसमें ऑप्शन दिया गया था ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल नहीं है हमारे यहाँ, क्या है, स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत और एल्युमिनियम के लिए पृथक प्रावधान तथा राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थ्रस्ट एवं सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है। आगे हम देखेंगे थ्रस्ट उद्योग क्या होते हैं और सामान्य उद्योग क्या होते हैं। एक है आपका एमएसएमई, क्या, एमएसएमई, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। एमएसएमई का फुल फॉर्म भी आ सकता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है आपका, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को लेकर के पहली बार, इसमें ध्यान देना क्या लिखा है, पहली बार नई औद्योगिक नीति में सर्विस सेक्टर पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट, इस नीति में यंग एंटरप्रेन्योर को लोन देने का नियम भी बनाया गया है। युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यम क्रांति योजना, इससे क्वेश्चन आया था कि उद्यम क्रांति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, युवाओं को स्वयं का व्यवसाय देने से संबंधित है आपका उद्यम क्रांति योजना। पिछले साल का क्वेश्चन बना था। ठीक है, पिछले साल बहुत सारे आपका एग्जाम हुए हैं। एडीओ का एग्जाम हुआ, अमीन पटवारी का एग्जाम हुआ, प्रयोगशाला तकनीशियन का एग्जाम हुआ, केमिस्ट भर्ती का एग्जाम हुआ, एक बार जाके देखना, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उद्यम क्रांति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, देखिए यंग एंटरप्रेन्योर को लोन देने का नियम बनाया गया है और युवाओं को स्वयं का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया गया है आपका उद्यम क्रांति योजना। एग्जाम का क्वेश्चन बना था, इसलिए बोल रहा हूं जितना पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। ठीक, इस योजना के अंतर्गत युवाओं को, राज्य के शिक्षित युवा बेरोजगारों को अनुदान, आर्थिक सहायता के साथ ऋण देने का भी प्रावधान है। नेक्स्ट, राज्य में फिल्म उद्योग, हमारे छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बसाया जा रहा है चित्रोत्पला के नाम से, माना तूता एरिया रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ में फिल्म उद्योग के विकास हेतु नवीन फिल्म निर्माण स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग में से संबंधित गतिविधियों पर औद्योगिक नीति में प्रावधानित अनुसार किए गए निवेश की मात्रा के अनुसार उसे सामान्य श्रेणी, इसे याद रखना, सामान्य श्रेणी उद्यम हेतु प्रावधानित है। प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में फिल्म उद्योग को नवीन औद्योगिक नीति में किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो फिल्म उद्योग को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राज्य के मूल स्थानीय निवासियों को नव स्थापित उद्योगों में आरक्षण। जो छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है उन्हें जो नई उद्योग छत्तीसगढ़ में स्थापित होंगे उसमें किस प्रकार से आरक्षण दिया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत घोषित किए गए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए, अगर वो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करना चाहते हैं तो उद्यम को राज्य के मूल निवासियों को स्थायी नियोजन में रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जो सरकार छूट प्रदान कर रही है, जो प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें अपने इंडस्ट्री में कुछ क्षेत्र आरक्षित करने होंगे छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को। एक है अकुशल कर्मचारी या श्रमिक। अकुशल कर्मचारी जिसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जो ठेका मजदूर होते हैं, बड़े बड़े लोहे के रॉड को एक स्थान से दूसरा स्थान तक पहुंचाना, आपके छोटे मोटे सामान को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखना, ट्रक को लोड करना, ये सारे क्या है आपके अकुशल कर्मचारी या श्रमिक श्रेणी में आते हैं। दूसरे होते हैं कुशल कर्मचारी, कुशल तकनीशियन, जो कि आपके डिग्रीधारी होते हैं, जैसे या तो सुपरवाइजर या उससे ऊपर के लेवल के भी होंगे। और तीसरे होते हैं प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय कर्मचारी। प्रशासकीय जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं। प्रबंधकीय कर्मचारी मैनेजमेंट लेवल के, जो MBA किए हुए मैनेजमेंट लेवल पे उच्च अधिकारी होते हैं। तो वहीं पर अगर जो अकुशल श्रमिक है जिसमें केवल ठेका मजदूरी करवाना है, सामान को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, तो उसमें 100% छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे। बाहर से इसमें कोई भी बाहर के अन्य राज्यों के श्रमिकों को छत्तीसगढ़ में लाया नहीं जाएगा। कुशल कर्मचारी जो है उसमें 70% छत्तीसगढ़ से होंगे। 70% छत्तीसगढ़ के जो आपके कुशल कर्मचारी है उन्हें मौका दिया जाएगा। 30% बाहर से भी आप ला सकते हैं। प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय कर्मचारी जिसमें 40% छत्तीसगढ़ के होंगे, बाकी के जो 60% बाहर के हो सकते हैं। तो ये आरक्षण को भी याद रखना, छत्तीसगढ़ में कोई नवीन उद्यम अगर स्थापित होते हैं तब की बात है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निवेशकों का वर्गीकरण। कथन आधारित प्रश्न, जैसे कि मैंने कहा था कथन आधारित प्रश्न, पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नवीन औद्योगिक नीति में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, औद्योगिक नीति इस तारीख से इस तारीख तक लागू है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में उद्योगों को टोटल 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। हमने देखा कोर सेक्टर, थ्रस्ट सेक्टर। और तीसरा स्टेटमेंट आया था कि आपका उद्यमी एवं निवेशकों के प्रकार के आधार पर, देखो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्यमी या निवेशकों को 7 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ये 7 की जगह मेरे हिसाब से 5 या 6 आया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हमको देख के लगता है कि इतना बड़ा टेबल थोड़ा ना एग्जाम में पूछेगा। एक स्टेटमेंट डाल दिया कि नवीन औद्योगिक नीति में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से निवेशकों को, उद्यमी नहीं जोड़ा था, निवेशकों को 7 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कथन आधारित प्रश्न में ये चीज आया था। ठीक है, अब ये 7 कौन कौन से हैं उसको भी एक नजर में रख लीजिए। हो सकता प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से जो 7 प्रकार वर्गीकृत किया गया है निवेशकों को निवेश के आधार पर, उसमें से कौन सा एक शामिल नहीं है। तो निवेशकों का वर्गीकरण, एक तो सामान्य वर्ग के उद्यमी जो कि निवेश कर सकते हैं, ST SC वर्ग के उद्यमी। तीसरा, अप्रवासी भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों FDI, निर्यातक निवेशक, विदेशी तकनीक वाले उद्यम, महिला उद्यमी एवं तृतीय लिंग, राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, राज्य पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों को सेवानिवृत्त व्यक्ति, राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, दिव्यांगजन, निशक्तजन उद्यमी। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य के महिला स्व सहायता समूह के उद्यमी, राज्य के FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, पिछले बार हम देख चुके थे नाबार्ड द्वारा, के उद्यमी। ये सभी जो है निवेशकों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, इसको भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है उद्यम MSME और वृहद उद्यम। देखिए ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया नहीं गया है, लेकिन पिछले साल 2 बार इससे क्वेश्चन आया था। इकोनॉमिक सर्वे में ढूंढेंगे तो नहीं मिलने वाला। इकोनॉमिक सर्वे में और छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति जो आई थी उसको भी डाउनलोड करके पढ़ोगे तो उसमें पुराने डाटा दिए हैं। ये जो डाटा है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है। MSME, देखिए MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये फुल फॉर्म हो गया। लेकिन किसे हम माइक्रो यानी कि सूक्ष्म उद्योग कहेंगे,
किसे स्मॉल यानी लघु उद्यम कहेंगे और किसे आपका मीडियम यानी कि मध्यम उद्यम कहेंगे। इसका वर्गीकरण निवेश और उनके वार्षिक टर्नओवर, कितना उनमें निवेश किया जा रहा है और कितना उनका एनुअल टर्नओवर है, उसके आधार पर उस उद्योग को सूक्ष्म, मध्यम और आपका लघु उद्योग में वर्गीकृत किया गया है। तो यहां पे एक एमएसएमई है और दूसरा है वृहद उद्यम, उसको भी हम देखेंगे, ध्यान समझना। सूक्ष्म उद्यम या सूक्ष्म सेवा उद्यम ऐसे उद्यम जिनमें 2.5 करोड़ तक का निवेश किया जाता है और उनका सालाना बिक्री या वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ तक होता है, उन्हें सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में रखा जाता है। निवेश मापदंड प्लांट एवं मशीनरी में निवेश के आधार पर होता है। लघु उद्यम या लघु सेवा उद्यम ऐसे उद्यम जिसमें 25 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकता है और जिनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का होता है। तीसरा है मध्यम उद्यम या मध्यम सेवा उद्यम ऐसे उद्यम जिसमें 125 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकता है और उनका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक का होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका नई संशोधन एमएसएमई, ठीक है, फुल फॉर्म में आया था, जो आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में नवीन संशोधन के अनुसार लघु उद्यम वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो उद्योग है उसमें कितना निवेश राशि जो है प्रावधानित किया गया है या मापदंड निर्धारित किया गया है, तो 25 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में आया था, तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या तो निवेश के आधार पे दे देगा कोई क्वेश्चन या बोलेगा एनुअल टर्नओवर के आधार पे। निवेश के आधार पे क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल के एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखना, सूक्ष्म उद्योग जिनमें निवेश 2.5 करोड़ तक, लघु उद्योग 25 करोड़ तक और मध्यम उद्योग 125 करोड़ तक, ये तीनों एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। एक और है आपका वृहद उद्योग, उसे भी हम देखेंगे। वार्षिक टर्नओवर, सूक्ष्म उद्योग जिसका टर्नओवर 10 करोड़ तक है, मध्यम जिसका टर्नओवर 100 करोड़ तक है और लघु जिसका टर्नओवर 100 करोड़ तक है, मध्यम उद्यम जिसका टर्नओवर या सालाना बिक्री जो है 500 करोड़ तक है। एक होता है वृहद उद्यम या वृहद सेवा उद्यम, लार्ज इंटरप्राइजेस कहा जाता है। वृहद उद्यम या वृहद सेवा उद्यम से आशय ऐसे उद्यमों से है जिसमें संयंत्र और मशीनरी, ठीक है, संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में 125 करोड़ रुपए से अधिकतम का निवेश, यानी कि इससे अधिक 125 करोड़ तक करेंगे तो मध्यम में आएगा, लेकिन 125 करोड़ से ऊपर का करेंगे तो वृहद में आ जाएगा। तथा वार्षिक टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक, 500 करोड़ रुपए तक है तो मध्यम, 500 करोड़ से अधिक है तो वृहद इंटरप्राइजेस में वो कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये है आपका उद्यम का वर्गीकरण। नेक्स्ट है पर्यटन को उद्योग का दर्जा। अब इसमें थोड़ा डेट स्पेसिफाई करते हुए चलना कि जो छत्तीसगढ़ में पर्यटन है, जो टूरिज्म है, छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2024 को टूरिज्म यानी कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2 दिसंबर 2024 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है हमारे छत्तीसगढ़ में। इस औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में सर्विस सेक्टर में इसे शामिल किया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि औद्योगिक विकास नीति 2024-25 में पर्यटन या टूरिज्म को किस सेक्टर के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न पर्यटन इकाइयों को तय न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के शर्त पूरी करने पर औद्योगिक इकाई के रूप में निर्धारित इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। इसमें राज्य में आने वाले समय में निजी निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेगी। इससे स्थानीय लोगों के लिए आय में अतिरिक्त स्रोत बढ़ेगा। टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म ने इंडस्ट्री एवं कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हाल ही में बस्तर, रायपुर एवं नई दिल्ली में टूरिज्म कनेक्ट और रोड शो का आयोजन भी किया है। इतना कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है कि टूरिज्म को उद्योग का दर्जा कब दिया गया और नई औद्योगिक नीति में इसे किस सेक्टर में रखा गया है, इसे थोड़ा सा याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कथन आधारित प्रश्न भी इससे बन सकता है। नेक्स्ट, औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत प्रदेश में उद्यमों का वर्गीकरण, ठीक है।
जो मैंने आपको कहा था कथन आधारित प्रश्न आया था, जिसमें पहला स्टेटमेंट था छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक नीति इस तिथि से इस तिथि तक लागू है। छत्तीसगढ़ में जो आपके उद्यम है उसे कुल आपके 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। निवेशकों के आधार पे उसे उसका वर्गीकरण जो हमने पिछला देखा, और एक आया था माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है, एक नज़र में इसे देख लेना कि कौन सा कोर सेक्टर उद्यम है, कौन सा थ्रस्ट सेक्टर है, कौन सा अपात्र है, कौन सा विशिष्ट उत्पाद श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये जो अलग अलग जो क्लासिफिकेशन किया गया ना, जैसे कि फिल्म उद्योग जिसे सामान्य श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, उसको अच्छे से याद करना। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत पर्यटन को रखा गया है, इसे अच्छे से याद रखना। कोर सेक्टर उद्यम जो कि किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो कोर सेक्टर इंडस्ट्री का होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के अंतर्गत 4 इंडस्ट्री है, इसके अलावा 5वां कुछ भी आया तो वो गलत होगा। कौन कौन सा है? एक तो स्टील प्लांट है, हमारे प्रदेश में स्टील का उत्पादन होता है, तो स्टील संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, एल्युमिनियम संयंत्र, बाल्को और सीमेंट संयंत्र, बहुत से आपके सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। तो ये 4 हमारे कोर सेक्टर उद्यम है। थ्रस्ट सेक्टर उद्यम, देखिए थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत उन उद्यमों को रखा जाता है, नाम से स्पष्ट है, थ्रस्ट यानी कि जोड़ देना। इस औद्योगिक विकास नीति में जो थ्रस्ट सेक्टर में जिन उद्यमों को शामिल किया गया है उनके विकास पर सरकार काफी जोर दे रही है, ठीक है। कोर सेक्टर जो है वो बने हुए हैं, थ्रस्ट सेक्टर जिनके विकास पर सरकार इस औद्योगिक नीति पर जोर देगी वो थ्रस्ट सेक्टर श्रेणी में उन्हें रखा गया है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइस, कोरोना टाइम में पूरा हाल का बेहाल था, इसलिए जो है फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइस पे मेन फोकस किया जाएगा। कृषि, खाद्य एवं उद्यानिकी उत्पाद प्रसंस्करण सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस एवं एरो सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, हार्डवेयर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, वन उपज आधारित सेक्टर, उत्पाद आधारित थ्रस्ट सेक्टर। इन उद्यमों पर जो है प्रदेश सरकार इनके विकास पर विशेष जोर देगी। उसके बाद अपात्र, नाम से स्पष्ट है अपात्र, जैसे कि जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अल्कोहल डिस्टिलरी, अल्कोहल आधारित ब्रेवरेज निर्माण, आरा मिल, ठीक है, 100 मिल, भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के डिस्पोजेबल उत्पाद। जैसे नहीं कि अपात्र उद्यम है, इसको जो है एक श्रेणी में रखा गया है और इनको जो विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। ये अपना उद्योग कर सकते हैं लेकिन जो छूट है, जो लाभ है वो इन्हें प्रदान नहीं किया जाएगा। पान मसाला, गुटखा, सुपारी, तंबाकू आधारित उद्योग कर सकते हैं लेकिन उन्हें इस औद्योगिक विकास नीति में जो विशेष प्रोत्साहन है उससे दूर रखा गया है। पैक्ड ड्रिंक वाटर, कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग, कोल वाशरी, चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाइट पाउडर, समस्त प्रकार के मिनरल्स पाउडर, स्लेज ग्राइंडिंग, एस्बेस्टस एवं उस पर आधारित उद्यम, लेदर, टैनरी, ठीक है, स्पंज आयरन एकीकृत स्टील प्लांट, ताप विद्युत उत्पाद संयंत्र, बिल्हा एवं धरसीवा विकासखंड के लिए, स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण, राइस मिल पर बॉइलिंग, सभी प्रकार के उत्पाद की रीपैकिंग, इसको जो है कोई ये सब अपात्र उद्यम में रखा गया है। एमएसएमई जैसे कि हमने देखा स्मॉल मीडियम, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इस श्रेणी के अंतर्गत लॉजिस्टिक सेवा, ठीक है, जो कुरियर कंपनी जो कार्य करती है वो लॉजिस्टिक सेवा, आईटी एवं आईटी एनेबल्ड सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, पर्यटन एवं मनोरंजन सेक्टर, बिजनेस सेवा केंद्र, पर्यावरण संरक्षण, ठीक, ये सभी के सभी जो है इन्हें एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है विशिष्ट उत्पाद श्रेणी के वृहद उद्यम, जो कि पर्टिकुलर किसी एक विशिष्ट उत्पाद पर फोकस करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी अनेबल्ड सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, इन्हें विशिष्ट उत्पाद श्रेणी के वृहद उद्यम, बड़े बड़े उद्यम के श्रेणी में इन्हें रखा गया है, जो कि पर्टिकुलर मास प्रोडक्शन करते हैं। इन सभी श्रेणी में विशिष्ट उत्पाद के वृहद उद्यम, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि महिला उद्यमिता नीति हमारे प्रदेश में कब से कब तक लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक 5 साल के लिए नीति लागू है। महिलाओं की आर्थिक उन्नति एवं आर्थिक सशक्तिकरण के क्रियान्वयन हेतु ताकि महिलाएं स्वयं का उद्यम स्थापित कर रोजगार प्रदाता, रोजगार देने वाली की भूमिका निभा सके। ऋण का प्रावधान, विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए 50 लाख रुपए अधिकतम, सेवा उद्यम परियोजना के लिए 25 लाख रुपए अधिकतम और स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए उद्यम परियोजना के लिए 10 लाख रुपए अधिकतम। विनिर्माण यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रहे हैं 50 लाख रुपए। सेवा क्षेत्र, ठीक है, कोई सर्विस प्रदान कर रहे हैं, कई लोग जो है घर से भी काम कर रहे हैं, कोई सेवा सर्विस सेक्टर समझते हैं कि नहीं, सेवा प्रदाता कंपनी। उसके बाद व्यवसाय, खुद का कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है इस छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है पीएम विकास। शॉर्ट में भी नाम याद रखना और फुल फॉर्म भी याद रखना, प्रधानमंत्री विकास कौशल सम्मान योजना, पीएम विकास। कब प्रारंभ हुआ? 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। 17 सितंबर हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्म दिवस है। अपने जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य, ध्यान देना, कारीगरों तथा शिल्पकारों की पहचान कर उनके कौशल विकास कर उन्नति किट उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य, यानी कारीगरों और शिल्पकारों से संबंधित है पीएम विकास योजना। क्रियान्वयन, छत्तीसगढ़ में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, यानी कि जो वो किट यूज करते हैं उसकी बात हो रही है। ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन और विपणन सहायता दी जाती है। इसमें जो है 15 दिवसीय उन्नत प्रशिक्षण का भी प्रावधान है। जो आपके पात्र हितग्राही रहेंगे उनको 15 दिवसीय उन्नत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में उस आधार पर। इसमें टोटल 18 ट्रेड को शामिल किया गया है, 18 क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि बढ़ई, नाव बनाने वाले, अस्त्रकार, लोहार, लोहे के औजार निर्माता, तालासाज, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, राजमिस्त्री, झाड़ू निर्माण करने वाले, खिलौना निर्माण, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, जाल निर्माण। टोटल 18 ट्रेड को इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा, पीएम विकास योजना या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत कुल कितने ट्रेड्स को शामिल किया गया है? तो टोटल 18 ट्रेड्स इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक, विशेष प्रशिक्षण के उपरांत 15,000 का किट तथा आवश्यकता अनुसार बैंक ऋण 1,05% के रियायती ब्याज दर पर 18 माह हेतु तथा भुगतान उपरांत 2 लाख रुपए 30 माह हेतु दिया जाएगा। जैसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो पात्र रहेंगे उन्हें, तो प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें 15,000 रुपए का उन्हें किट दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें ऋण दिया जाएगा 1 लाख रुपए का ऋण 5% के रियायती ब्याज दर पर। और जब ये ऋण अगर वो पूरा पटा देते हैं, जो 1 लाख रुपए का ऋण अगर उन्होंने पटा दिया, तो देखिए उसके लिए 18 माह का समय दिया गया है ऋण पटाने के लिए। अगर 18 माह में इन्होंने पूरा अपना पैसा चुका दिया, तब वो पात्र होंगे भुगतान के बाद 2 लाख रुपए ऋण के लिए, और 2 लाख रुपए उन्हें 30 माह के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे भी याद रख लेना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, काफी इंपॉर्टेंट है, अपडेट के साथ आया है, इसको भी थोड़ा ध्यान देना। पहला चीज तो ये कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू कब हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, डेट से ही क्वेश्चन आता है। 8 अप्रैल 2015 को इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई। मुद्रा, MUDRA, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा के फुल फॉर्म से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट यानी कि सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म और एवं लघु गैर कॉर्पोरेट व्यवसायों को आसान ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। लक्षित वर्ग, छोटे व्यापारी, दुकानदार, स्वरोजगार, स्टार्टअप्स, कुटीर उद्योग, महिला एवं युवा उद्यमी इसके अंतर्गत लक्षित है। ठीक, इसके अंतर्गत ऋण की 4 श्रेणियां बनाई गई है। वैसे अगर नाम के आधार पर देखेंगे तो नाम के आधार पर 3 ही श्रेणी है, शिशु, किशोर और तरुण, लेकिन इसमें दी जाने वाली ऋण की राशि के आधार पर 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सा? शिशु, किशोर, तरुण, और तरुण का एक एडवांस वर्जन लाया गया है तरुण प्लस।
तरुण के शिशु के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। किशोर के अंतर्गत 50 से अधिक और 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तरुण के अंतर्गत 5 लाख से अधिक 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है और तरुण प्लस में 10 लाख से अधिक 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये ऋण की सीमा प्रश्न पूछा जाएगा, मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है, तो याद रखना 20 लाख रुपए ऋण की अधिकतम सीमा है। न्यूनतम सीमा क्या निर्धारित किया गया है, 50,000 रुपए तक की न्यूनतम सीमा, यानी कि शिशु के अंतर्गत 50,000 रुपए। विशेष, इन ऋणों के लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा गारंटी, बिना गारंटी की सुरक्षा या गारंटी की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई लोन लेते हैं तो आपको बकायदा कोई गारंटी रखना पड़ता है, या तो अपने प्रॉपर्टी के पेपर गारंटी के तौर पर रखेंगे, या फिर आप जो उद्यम स्थापित कर रहे हैं उसके पेपर रखेंगे, या घरों के पेपर रखेंगे, एक गारंटी उसमें देना पड़ता है। लेकिन इस प्रकार के ऋण के लिए ये जो है, इसमें कोई भी सुरक्षा या गारंटी की आवश्यकता नहीं है, बिना गारंटी के ये ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि CSIDC, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है रायपुर में। विशेष, छत्तीसगढ़ शासन विपणन वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत एक मात्र निगम है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम। अब देखो, इसमें कुछ डाटा दिया गया है, उसको ध्यान से समझना। नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2025-26 में नवंबर 2025 तक 13 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए CSIDC के अंतर्गत। नए स्थापित की बात की जा रही है। 24-25 में 8 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए। 25-26 में नवंबर 2025 तक की स्थिति में, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2026 तक चलता है, लेकिन उसके बीच का डाटा है नवंबर 2025 तक की स्थिति में 13 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए। ये डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इसके नीचे का डाटा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, इस CSIDC के अंतर्गत, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अंतर्गत 2024-25 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में पंजीकृत उद्योगों की संख्या कितनी थी पूछा जाए तो 1417। ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में पंजीकृत उद्योग या रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज की संख्या कितनी थी? 1417। और वहीं अगर 25-26 नए वित्तीय वर्ष की बात करें, जिसमें नवंबर 2025 तक की स्थिति में टोटल आपके 566, 2024-25 में 1417 उद्योग पंजीकृत हुए और नए आपके वित्तीय वर्ष में 566 नवंबर 2025 तक की स्थिति में पंजीकृत हुए। देखो, एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक की स्थिति में, एक फाइनेंशियल ईयर में इस CSIDC, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड के अंतर्गत एक फाइनेंशियल ईयर में 1417 उद्योग पंजीकृत हुए और 25-26 में नवंबर 2025 तक की स्थिति में 566 उद्योग पंजीकृत हुए, यानी कि नए उद्योग पंजीकृत हुए। ठीक, अगर बात किया जाए ये जो पंजीकृत उद्योग हुए थे 24-25 में, जिसमें आपका 8,960.89 करोड़ रुपए कुल निवेश किए गए थे और इन जो आपके नए 1417 पंजीकृत हुए थे उसमें 24,102 लोगों को रोजगार भी मिला, इतने रोजगार का सृजन हुआ। 566 नवंबर 2025 तक की स्थिति में जो 566 नए रोजगार पंजीकृत हुए उसमें 5,862.67 करोड़ रुपए का कुल निवेश हुआ, जिसमें 10,150 लोगों को रोजगार भी मिला। अब यहां पे ध्यान समझना, 2023-24 में छत्तीसगढ़ में 4,921 फैक्ट्रियां संचालित है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में, यानी कि जो रिपोर्ट था, तो उस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 4,921 फैक्ट्रियां, उद्योग छत्तीसगढ़ में संचालित है।
अभी नया रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन ये डाटा कब का है, 2023-24 का डाटा है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 4,921 फैक्ट्रियां संचालित है। ये डाटा को भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना जिसका लक्ष्य है प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी को जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पात्र हितग्राही कौन है, प्रश्न पूछा जाता है स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक पात्र हितग्राही नहीं है। एक तो अनुसूचित जाति पात्र है, अनुसूचित जनजाति पात्र है और महिला उद्यमी पात्र है। इसके अलावा चौथा जो भी ऑप्शन होगा वो पात्र नहीं होगा। 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्थापित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। सबसे पहले है वृहद औद्योगिक क्षेत्र। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र, वृहद औद्योगिक क्षेत्र, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र और सूक्ष्म लघु औद्योगिक क्षेत्र। वृहद औद्योगिक क्षेत्र जिनका विस्तार, जिनका क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले होते हैं, उन्हें वृहद औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल, जिनका विस्तार 100 से 200 हेक्टेयर तक होता है, वो मध्यम आपके औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 50 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र वाले लघु औद्योगिक क्षेत्र कहलाते हैं और 50 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में जिसका विस्तार है वो सूक्ष्म लघु औद्योगिक क्षेत्र कहलाते हैं। अब देखो, इसमें से ना क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी आपको बताता हूं। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ राज्य का वृहद औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। कौन कौन से है, रायपुर का उरला, रायपुर का सिलतरा, बिलासपुर का सिरगिट्टी, दुर्ग का बोराई और बिलासपुर का सिलपहरी, ये वृहद औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अलावा जो भी नाम आएगा वो इस वृहद औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर का भनपुरी औद्योगिक क्षेत्र और एक औद्योगिक पार्क आपका इंजीनियरिंग पार्क जो कि हथखोज भिलाई में है, मेटल पार्क जो कि रायपुर में है, ये मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव का मुरुम कला, ध्यान देना प्रश्न पूछा जाता है कि मुरुम कला औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो ये राजनांदगांव में स्थित है, आया हुआ प्रश्न है। बिलासपुर का तिफरा, उसके बाद बगौत का फूड पार्क धमतरी, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र महासमुंद का बिरकौनी, सरगुजा का नैनपुर गिरवरगंज और कांकेर का लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र या एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र किस जिले में है, क्वेश्चन आता है कांकेर में। इस साल का क्वेश्चन बना था, बताता हूं कौन कौन सा क्वेश्चन था, सुमेलित कीजिए करके आया था। एक था आपका रिखी, सरगुजा, खपरी खुर्द, है ना, खपरी या तो आपका ये पांगरी खुर्द आया था। उसके अलावा केसदा, अंजनी, सिलपहरी, आमा सिवनी, मुरुम खुर्द, अंजनी, सिलपहरी, इधर में से टेकनार, कापन। ठीक, एक तो मेरे को ये याद है खपरी आया था, खपरी खुर्द। दूसरा ये या तो आपका पांगरी खुर्द आया था, ठीक है। नारायण बहेली शायद एक ऑप्शन था। तो ऐसे ना ये एक पर्टिकुलर इसी सेगमेंट से कोई भी 4 आपका औद्योगिक क्षेत्र उठा देगा और दूसरे साइड जिलों के नाम दे देगा, सुमेलित कीजिए करके आएगा, ठीक है। तो खपरी खुर्द, देखिए तेंदुआ, बरतोरी तिल्दा, अवरेटी, रावाभाटा, खपरी खुर्द, आमा सिवनी, ये रायपुर जिले में है। गंगापुर खुर्द, रिखी, ये सरगुजा जिले में है। महरूम खुर्द, ये राजनांदगांव में है। अंजनी, गोरेला पिंडा मरवाही, सिलपहरी, बिलासपुर, बरबसपुर, सूरजपुर, पांगरी खुर्द, महरूम खुर्द, राजनांदगांव, नारायण बहेली, जशपुर, हथकेरा, बिदबिदा, मुंगेली, केसदा, बलौदा बाजार। उसके बाद हरिन छपरा, कबीरधाम, टेकनार, दंतेवाड़ा, कापेन, जांजगीर चांपा क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो कि रायपुर में है, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कमर्शियल कोर्ट। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ वाणिज्यिक विवाद यानी कि इंडस्ट्री से रिलेटेड वाणिज्यिक विवाद के निराकरण के लिए नया रायपुर में कमर्शियल कोर्ट की स्थापना की है। इस न्यायालय में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी संपूर्ण प्रक्रिया एवं निर्णय पारित करने की प्रक्रिया सब कुछ ऑनलाइन है। तो कमर्शियल कोर्ट कहाँ पर है, नवा रायपुर में। अब यहाँ पर स्थापित, स्थापनाधीन एवं प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क, कुछ पार्क है उसका नाम याद रखना। कई बार क्या होता है एक साइड पार्क दे देगा
उस दूसरे साइड जो है स्थान दे देगा सुमेलित कीजिए करके पूछा जाता है। मेटल पार्क रावाभाटा रायपुर, प्लास्टिक पार्क रायपुर के सरोरा में, इंजीनियरिंग पार्क दुर्ग के हथखौज में, फूड पार्क धमतरी के बगौद में, फार्मास्यूटिकल पार्क नवा रायपुर में, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, रायपुर के नवा रायपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, रायपुर में प्रस्तावित है। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, दुर्ग के बोरई में है। सुमिलित कीजिए में आया था, एमएसएमई सेंटर आया हुआ है। तो आपका सोलर पैनल विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र ये आया हुआ है, ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन है। कृषि उपकरण कारखाना दुर्ग के भिलाई में है। औद्योगिक इकाई उत्पाद प्रशिक्षण प्रयोगशाला भिलाई में है। सोलर, ये तो बहुत बार रिपीट होता है आपका, सोलर पैनल से या विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र राजनांदगांव में है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये मौजूद है सिलतरा रायपुर में। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बोरई दुर्ग, ये रिपीट हुआ है ना। आदर्श औद्योगिक पार्क, आदर्श औद्योगिक पार्क अभी स्थापित किया जा रहा है, प्रस्तावित है राजनांदगांव के विजयतला में और जांजगीर चांपा के सीलादेही बिर्रा गतवा वाले क्षेत्र में। इसके अलावा ये भी कुछ आपके 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। राजनांदगांव में 2 ये स्मार्ट औद्योगिक पार्क है ना, राजनांदगांव जिले में 2 है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो कि राजनांदगांव के पटेवा ग्राम में स्थापित किया जा रहा है। स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ठीक है, अंतरिक्ष स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो कि राजनांदगांव के बीजेतला ग्राम में स्थापित किया जा रहा है। नवा रायपुर में फर्नीचर क्लस्टर और रेडीमेड गारमेंट पार्क ये स्थापित हो रहा है। तो ये 4 रेडीमेड गारमेंट पार्क, फर्नीचर क्लस्टर, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये 4 औद्योगिक स्मार्ट औद्योगिक पार्क है, ठीक। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, इसका बस डेट इंपॉर्टेंट है, 29 जून 2020 को ये इसकी शुरुआत हुई। योजना वर्ष 2020-21 से संचालित है। इसके अंतर्गत ये जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई। ये जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इसका नोडल मंत्रालय है। अनुदान, परियोजना के सर्वाधिक ऋण का 35% अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान इसमें दिया जाता है। परिव्यय, केंद्र सरकार 60% एवं राज्य सरकार 40%, अगर देखा जाए तो 60-40 का रेशियो है। विशेष 2020-21 में से लेकर के 2025-26 तक, नवंबर 2025 तक की स्थिति में इस योजना PMFME यानी कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत 4,939 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 1,363 ऋण स्वीकृत, जिसमें 248 करोड़ रुपए, 1,054 ऋण वितरित 142 करोड़ रुपए और 869 लाभार्थियों को 36 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। ये योजना क्या है इसको भी समझ लीजिए, जो इतनी बातें हो रही है इसमें। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है, जो प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के असंगठित खंड में मौजूद व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की स्पर्धात्मकता को बढ़ाना, क्षेत्र के औपचारिकता को बढ़ावा देना और किसान उत्पाद संगठनों, महिला स्व सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादकों को उनकी पूरी मूल्य श्रृंखला के साथ सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना। यानी कि ये खाद्य या फूड प्रोसेसिंग उद्योग से संबंधित है। यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं, उत्पादों के विपणन से संबंध में पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद को दृष्टिकोण अपनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो कि देश के ग्रामीण एवं शहरी, पहला चीज तो यही आएगा कि इसके अंतर्गत पात्र कौन है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में लागू है। इसके अंतर्गत पात्र कौन होंगे? 18 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होना चाहिए या स्व सहायता समूह इसके अंतर्गत पात्र होंगे। अनुदान, देखो सबसे पहले ऋण सीमा क्या है उसको देख लीजिए। अगर कोई विनिर्माण के अंतर्गत अपना कोई उद्यम स्थापित कर रहा है तो उसे अधिकतम 50 लाख रुपए, और आपके सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रुपए, और व्यवसाय क्षेत्र में कोई स्थापित कर रहा है तो उसमें अधिकतम 20 लाख रुपए। अब ये जो राशि प्रदान की जाएगी कुछ अंशदान में रहेगा और कुछ अनुदान में रहेगा। अंशदान
अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि आपका जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है उसमें 10% आपका अंशदान है, जबकि रिजर्व कैटेगरी है अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग उसमें 5% का अंशदान है। यानी कि कोई आप अपना उद्यम स्थापित कर रहे हैं जिसकी लागत समझ लीजिए 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है, तो इस 50 लाख रुपए तक का 50 लाख का 10%, ठीक है, इसका 10% आपको अंशदान देना होगा, आपको जो है अपने जेब से देना होगा। अनुदान, तो ये जो ऋण आपको उपलब्ध कराया जाएगा 50 लाख रुपए, उसमें से अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो इसका 15% राशि आपको देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो इसका 75% तक की राशि आपको देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है उसे आपको ऋण के तौर पर वापस देना होगा। सबसे पहले आप अगर कोई अपना उद्यम स्थापित कर रहे हैं तो आपको भी अपने जेब से पैसा देना होगा, वो अंशदान है, ठीक है। देखिए मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए है, लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलूं 100 आपका यहां पे जो है 100 लाख एक ठोक हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं, तो 100 लाख का 10% यानी कि 10 लाख रुपए आपको अपने जेब से देना होगा, ठीक है। 15% यानी कि 15 लाख रुपए जो है ये आपको देने की जरूरत नहीं है। और जो बचा हुआ जो आपका पैसा होगा, ठीक है, इसके बाद यानी कि 10 लाख और ये 15 लाख, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है कितना हो गया 75 लाख रुपए, वो जो है आपको ऋण के तौर पे दिया जाएगा। अधिकतम सीमा लेकिन कितनी है इसको देखो, ये आपको समझाने के लिए बताया ना मैंने। विनिर्माण में अधिकतम 50 लाख रुपए तक का ऋण, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण, व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत। एसटी एससी ओबीसी जिसमें अंशदान रहेगा 5%, शहरी क्षेत्र के हैं तो सरकार अनुदान देगी 25% का, ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो सरकार अनुदान देगी 35% का, ठीक। इस योजना का अगर हम देखें उपलब्धि 2024-25 में इस योजना के तहत 1307 के लक्ष्य के विरुद्ध 1844 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। टारगेट कुछ और रखा गया था, परियोजनाएं उससे ज्यादा स्वीकृत हुई और 144 को मार्जिन मनी वितरित किया गया, जबकि 2025-26 में नवंबर 2025 तक की स्थिति में 510 लक्ष्य के विरुद्ध 343 परियोजनाएं स्वीकृत हुई और 72 को मार्जिन मनी उपलब्ध कराया गया। नेक्स्ट देखिए नोट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना बंद कर दिया गया है। जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, उसी से मिलता जुलता एक और कार्यक्रम जो कि छत्तीसगढ़ सरकार चला रही थी, ये तो केंद्र सरकार की योजना है, वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार लेकर के आई थी मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, जो कि 2024-25 से बंद हो चुका है। इसके स्थान पर उद्यम क्रांति योजना लागू किया जा रहा है, जो हमने देखा था उद्यम क्रांति योजना, युवाओं को रोजगार देने संबंधित यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामोद्योग रेशम प्रभाग, जिसमें ये जो आपका रेशम जो उद्योग है उससे संबंधित है। पालन, जो टशर कृमि है साजा अर्जुनी के वृक्ष एवं पौधे पर इनका पालन होता है। उपलब्ध रियायती दर पर 2 रुपए प्रति स्वस्थ समूह, यानी कि अंडे, जो कृमि के जो अंडे होते हैं उनकी बात हो रही है, 2 रुपए प्रति रियायती दर 2 रुपए प्रति स्वस्थ समूह अंडे, प्रति कृषक 100 स्वस्थ डिंब समूह उन्हें दिया जाता है। कुकुन उत्पादन 2024-25 में टसर कुकुन का उत्पादन रहा 902.35 लाख नग पालित, मलबरी कुकुन का उत्पादन रहा 77,287 किलोग्राम। वहीं अगर सितंबर 2025 तक की स्थिति में देखें तो टसर कुकुन का उत्पादन रहा 447.76 लाख नग पालित और मलबरी कुकुन का रहा 22,238 किलोग्राम। टसर कुकुन और बर्बली कुकुन, इसमें अंतर क्या होता है? टसर कुकुन जो आपके देखिए दोनों के दोनों रेशम के ही कीट है, लेकिन टसर कुकुन जो कि प्राकृतिक तौर पर जंगलों में ये प्राकृतिक तौर पर पलते हैं और इनसे बनने वाला जो रेशम है वो थोड़ा खुरदुरा रहता है और प्राकृतिक रंग का होता है। जबकि मलबरी जो कुकुन होते हैं वो निगरानी में, उन्हें अलग से वृक्ष के ऊपर देखरेख में पाला जाता है और इनसे बनने वाले रेशम को नियंत्रित भी किया जा सकता है, ठीक है। विशेष, प्रत्येक फसल में 8,000 से 10,000 टसर कोसा का उत्पादन कर 500 रुपए से 3,000 प्रति हजार मूल्य कृषकों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। लाभान्वित 2024-25 में रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के माध्यम से 54,396 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। संचालित प्रदेश में 68 रेशम केंद्र,
19 कोकुन बैंक और आपका 4 यौर्न बैंक संचालित है। ये लास्ट वाले डाटा को याद रख लेना, ऊपर का नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। प्रश्न पूछेगा छत्तीसगढ़ में कुल कितने रेशम केंद्र संचालित है, तो 68। कितने कोकुन बैंक है, तो 19। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 2001 में हुई। इसका मुख्यालय है रायपुर। उद्देश्य है ग्रामीण अंचलों में खादी, ठीक है, सॉरी मैंने इसको खाद्य बोल दिया ना, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, इसको शायद मैंने फ्लो में खाद्य बोल दिया था। खादी, जो खादी के कपड़े आते हैं उसकी बात हो रही है। तो ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योग की इकाइयों की स्थापना करना। वर्तमान में प्रश्न पूछा जाएगा और आया भी हुआ है, वर्तमान में हमारे प्रदेश में कुल कितने खादी उत्पादन केंद्र संचालित है, तो 9 खादी उत्पादन केंद्र संचालित है, आया हुआ प्रश्न है। और इस छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कुल कितने ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो 3, दुर्ग, कोंडागांव और सुकमा। ठीक, विशेष छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2023-24 में लगभग 20,100 करघों पर लगभग 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है। अब कुछ यहाँ पे डाटा है और इससे क्वेश्चन आया है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला यही वाला है, 9 खादी उत्पादन केंद्र। हमारे प्रदेश में टोटल 9 खादी उत्पादन केंद्र संचालित है। कहाँ कहाँ पर, कुंवरगढ़, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगत देवरी, तिफरा, बिलासपुर, हरदी बाजार, देवर बीजा और डिमरापाल। प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में खादी उत्पादन केंद्र संचालित है, और उसमें ऑप्शन में था हरदी बाजार, पिछले साल का पूछा गया प्रश्न। बांस कला केंद्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र जो कि जगदलपुर में है, वो हमारे प्रदेश का एक बांस कला केंद्र है। ठीक है, बांस से जो अलग अलग आपकी कलाकृति की जाती है उसकी बात हो रही है। कोसा वस्त्र उत्पादन क्षेत्र, जांजगीर चांपा और रायगढ़, ये कोसा वस्त्र उत्पादन क्षेत्र है। सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर और जगदलपुर शामिल है। राज्य के कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है, सिंगल वन लाइनर, जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। 2024-25 में 52 इन्विटेशन टू इन्वेस्ट के माध्यम से 64,258.96 करोड़ का प्रस्तावित निवेश तथा 37,500 रोजगार सृजन का अनुमान है। 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 2,100 करघों, ये तो हम देख चुके हैं, फिर लगभग 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार में संलग्न है। 2025-26 में कुल 1150.16 लाख नग नैसर्गिक कोसा का उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित है तथा कोसा उत्पादन संग्रह से 38,339 हितग्राही को लाभान्वित करना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत माह सितंबर 2025 तक कुल 326.463 लाख नग कोसा का संग्रहण हो चुका है, जिसमें कुल 7,690 संग्राहक हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसको याद रखना, उद्योग वाला जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति से संबंधित जो इतना डिटेलिंग है उसको अच्छे से करना। कथन आधारित प्रश्न उसी सेक्टर से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।